मेरा नाम है उर्षा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पिछला वाला जो लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई को स्टडी किया था कि ह्यूमन आई के कितने पार्ट्स होते हैं, सबके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या फंक्शन है हमारी ह्यूमन आई का। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन से आई डिफेक्ट के लिए कौन सा वाला लेंस सूटेबल है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें स्टडी की थी। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेने जा रहे हैं रेनबो फॉर्मेशन का। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका भी बेसिक फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसी में सारी बेसिक चीज़ें हैं कि डिस्पर्जन क्या है, या फिर कह सकते हो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों को पता है कि देखो अब यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है। यहाँ पे सन से वाइट लाइट आ रही है। अब देखो, जब यहाँ से सन से वाइट लाइट आ रही है तो ये इस ड्रॉपलेट पे पड़ रही है, वाटर ड्रॉपलेट पे। तो ये जो ड्रॉपलेट है, दिस एक्ट्स एज अ स्मॉल प्रिज्म। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ना कि प्रिज्म पे अगर वाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, तो वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे जब सन से वाइट लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे पहले तो वो लाइट का पाथ ऐसे आना चाहिए था, बराबर। ये लाइट ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे आना चाहिए था ना, सीधे सीधे। बट ये लाइट क्या करती है, अपने आप को रिफ्रैक्ट करती है, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। दूसरा क्या हो गया कि ये स्प्लिट करती है ढेर सारे कलर्स में अपने आप को। ढेर सारे यानी कितने, 7 कलर्स में अपने आप को स्प्लिट करती है। अब यहाँ पे आके क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो अपने आप को इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी क्या, इट इज स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट क्या करती है, जो इंसिडेंट रे होता है लाइट का, दैट इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर इंसिडेंट एंगल हम लोग लेते हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये लाइट इस ढंग से यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है और हम लोगों को यहाँ पर रेनबो दिखता है ऑब्जर्वर को। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ ना हो के, यानी सन और ड्रॉपलेट के बीच में ना हो करके यहाँ कहीं होता, तो यहाँ अगर होता तो उसे रेनबो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि सन का जो इतना इंटेंसिटी का लाइट है वो रेनबो के आगे, रेनबो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो रेनबो दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो रेनबो में क्या क्या देखा हम लोगों ने कि एक वाटर ड्रॉपलेट है विच इज एक्टिंग एज अ स्मॉल प्रिज्म। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पहले तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, बराबर, फिर उसका डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन यानी क्या, 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस से एक बार वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे टकराई, फिर यहाँ गई। ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ से ऐसे टकराई, यहाँ गई, फिर वापस क्या हुआ, यहाँ पे निकलते टाइम पे उसका वापस से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे ऑब्जर्वर को वो देखने को मिली। तो ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। पहले क्या हुआ, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो काफ़ी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये रेनबो इसलिए हम लोगों को जल्दी से देखने को नहीं मिलता, मतलब बहुत ही एक रेयर फेनोमेनन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रोज़ रोज़ जब भी बारिश होती है तब हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़, रेनबो हम लोगों को हमेशा बारिश के टाइम पे ही देखने को मिल सकता है क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप वाटरफॉल या वाटर फाउंटेन जो होता है उसमें से भी अगर आप किसी सनी डे पे उसको भी देखने की कोशिश करते हो, अगर सन आपके पीछे है तो
अगर सन इस साइड में होगा तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन सन का लाइट का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है कि आप लोग वो 7 कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सन जो है वो आपके पीछे होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर बीच में है, सन इसके पीछे है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। जो भी हेवनली बॉडीज होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली प्लेस्ड है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज यहाँ पे एक स्टार है और ये हम लोगों को अर्थ पे इस ढंग से लाइट भेज रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि ये यहाँ पे प्लेस ना होकर के थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर ऊपर प्लेस किया गया है। कैसे? अब देखो, इसने ऐसे लाइट भेजी यहाँ से हम लोगों को। ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ना, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर सराउंडिंग इट, ठीक है। हम अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पे अर्थ से हम लोगों को ये एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स, इसका भी हम लोगों ने 2 टुकड़ा कर दिया है। एक रिलेटिवली हॉटर एयर का हो गया, एक रिलेटिवली यहाँ पे कोल्डर एयर का हो गया। जो रिलेटिवली गर्म हवा होगी वो ऑब्वियसली ऊपर ही ट्रैवल करेगी, ऊपर की तरफ ही रहेगी ज्यादा से ज्यादा, और जो रिलेटिवली कोल्डर एयर होगी वो नीचे की तरफ ही बैठी होगी। बराबर कह रही हूं मैं? अब देखो, ये जो हॉटर एयर होगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी होगी दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर उधर स्कैटर्ड होंगे। दैट मीन्स दे वोंट बी पैक्ड, यानी कि ये रिलेटिवली कैसा मीडियम हो जाएगा, एक रेयर मीडियम हो जाएगा। और ये कैसा मीडियम हो जाएगा, कोल्डर वाला डेंसर मीडियम हो जाएगा। बराबर? तो यहाँ से देखो, जब ये लाइट रे यहाँ से यहाँ आई, तो जब ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल की, तो ये कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ठीक है। ये नॉर्मल निकाला हुआ है, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। तो ये जो ये ऐसे लाइट रे आ रही है, हमको क्या लगता है कि ये ऐसे करके यहाँ से ऊपर से आ रही है, इसलिए हम लोगों को जो अपरेंट पोजीशन लगती है स्टार की, वो थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर लगती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। भाई हम लोग तो यहाँ का देख रहे हैं ना, तो हम लोग इस लाइन को अगर जोड़ के देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि ये जो स्टार है ये उतना ऊपर प्लेस्ड है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया स्टूडेंट्स की हेवनली बॉडीज हम लोगों को ऊपर की तरफ दिखती हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक और फिनोमेनन स्टडी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंसान है, ईस्ट वेस्ट, ये इंसान अर्थ पे खड़ा है, दिस इज हॉरिजॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या फिनोमेनन है कि 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट। ऐसा क्यों होता होगा? हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि जो भी हेवनली बॉडीज है वो अपनी पोजीशन से स्लाइटली ऊपर हम लोगों को दिखती हैं। तो अगर सन का पोजीशन इधर है, ठीक है, सन अभी तक हॉरिजॉन से ऊपर जो है आया नहीं है, लेकिन हम लोगों को उसका पोजीशन कहाँ दिखेगा, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखेगा। बराबर? तो अभी सन एक्चुअल में राइज हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिखने लग गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2 मिनट्स अर्ली सनराइज। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर सूरज ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, ये हॉरिजॉन के नीचे आ चुका है सूरज, यानी हम लोगों को अब दिखेगा क्या, नहीं, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन से वो क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोगों को क्या लगता है कि अभी तक सूरज ढला नहीं है, सूरज ढलने वाला है 2 मिनट। तो यहाँ से हम लोगों को 2 मिनट्स का फायदा हुआ, यहाँ से हम लोगों को 2 मिनट्स का फायदा हुआ। यानी जब सनराइज होता है उससे पहले ही हम लोगों को सूरज दिखने लगता है, और जब सनसेट होता है उसके बाद तक हम लोगों को सूरज दिखता है। समझ रहे हो इस चीज को? यानी 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज पढ़नी है स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स कैसे करते हैं कि मतलब ग्लो करते हैं फिर बंद हो जाते हैं, ग्लो करते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सपोज यहाँ देख लो कि यहाँ एक स्टार है जो कि अपनी लाइट अर्थ पे भेज रहा है। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पर देखा कि हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है,
तो ऐसे कई सारे सेक्शंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसके कारण क्या होता है ना कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर आप लोगों ने बॉनफायर देखा होगा तो उसके ऊपर का जो एयर होता है या फिर बॉनफायर के दूसरे साइड पे आप जब देखते हो तो अलग से ही वेव्स टाइप की दिखती है आप लोगों को, अलग ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आग के पास वाला जो एरिया होगा वो स्लाइटली रिलेटिवली गर्म हो जाएगा बाकी के एरिया से, बाकी के एरिया की एयर से। तो ये गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा ये जो सेक्शंस होते हैं इनके कारण जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी उसी ढंग का कुछ हो रहा है कि जो इतने सारे सेक्शंस होते हैं उनके कारण ये डिस्टर्ब हो जाता है जो यहाँ से आ रहा हुआ लाइट है, और हम लोगों को कभी वो लाइट दिखती है ग्लो करती हुई, कभी बंद करती हुई दिखती है। स्टार असल में बंद हो जाता है क्या? नहीं, लेकिन हम लोगों को ऐसा अपीयर होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार बीच में से ग्लो कर रहा है, बीच में से बंद हो जा रहा है, बीच में से ग्लो कर रहा है, बीच में से बंद हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि जो स्टार का लाइट है सिर्फ स्टार ही ट्विंकल करते हुए हम लोगों को क्यों दिखते हैं, जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। किससे? हमसे यानी किससे? अर्थ से, एज कम्पेयर टू द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स तो अपने करीब करीब है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है भाई कि यहीं से आपने बस पकड़े और चल दिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो स्टार्स हैं उनके कंपैरिजन में जो प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक है हम लोगों के, ठीक है। तो स्टार्स से हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट सोर्स आ रहा है। जो भी चीज़ दूर होती है ना उससे हम लोग इमेजिन करते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स है। जैसे कि अगर हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते थे ग्रेविटेशन वगैरह में, तो हम लोग जब सन की बात करते थे, अर्थ की बात करते थे, तो हम लोग उनको पॉइंट मासेस कंसिडर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत दूर की बात है, इसलिए हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से एक ही लाइट अगर आ रही है तो वो लाइट कभी आपके आंख पे आएगी, कभी ऊपर या नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सपोज आप अगर यहाँ खड़े हो, ठीक है, अर्थ पे अगर आप यहाँ खड़े हो तो कभी ये लाइट जो है आपके रिफ्रैक्शन होने के बाद आपकी आइज पे गिरेगी, कभी कहीं और टकरा जाएगी, कहीं और टकरा जाएगी। दैट मीन्स आपको लगेगा कि वो जो स्टार है उसने ग्लो नहीं किया, वो बुझ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे नजदीक होते हैं, तो वहां से ढेर सारे पॉइंट सोर्सेस होते हैं। ढेर सारे पॉइंट सोर्सेस होने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर भी रिफ्रैक्शंस होंगे, उनके वो भी जो लाइट भेजेंगे इस ढंग से उनके साथ भी रिफ्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन जब इतनी सारी रेस भेज रहे हो तुम, सपोज 1000 रेस भेज रहा है एक प्लैनेट, तो 500 रेस अगर बुझ भी जाती है तो 500 रेस तो बाकी की बचती है ना, तो हम लोगों को हमेशा वो दिखते ही रहता है। समझ रहे हो इस चीज को? ये एक रे भेज रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कभी बुझ जाएगा तो आपको सॉरी ये दूसरे साइड चले जाएगा तो लगेगा कि ये बुझ गया है। अगर ये आपकी आइस पे गिरता है तो लगेगा कि हाँ भाई ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर ये जो प्लैनेट है ये इतनी सारी रेस भेजता है, सपोज अगर इसने 10 रेस भेजी, 5 कहीं और पे चली गई तो 5 तो हम लोगों को दिखेंगी ना, या फिर अगर 1000 भेजी तो 500 दिखेंगी। बराबर समझ रहे हो आप लोग? तो दिस इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एंड ये क्या था हम लोगों का? 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि हमारा जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, ब्लू क्यों दिखता है हम लोगों को स्काई। तो देखते हैं, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब यहाँ से जब सनलाइट आती है तो सनलाइट हम लोगों को पता है कौन से कलर की है, वाइट कलर की है, ठीक है। वाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ पर जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है,
इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइनी पार्टिकल्स। बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। उसमें नंबर ऑफ गैसेस होते हैं, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से ये भरा होता है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, जब सन की लाइट हम तक पहुंचती है तो ये इसको स्कैटर कर देते हैं। ये लाइट पहुंची यहाँ पे, इसको स्कैटर कर दिया, ये लाइट पहुंची यहाँ पे, इसको स्कैटर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ उन्हीं उसी लाइट को स्कैटर कर पाते हैं जिसका वेवलेंथ कैसा होता है, छोटा होता है। अब किस लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा हम लोगों को पता है, विबज्योर में से आर का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। आर का यानी किसका, रेड लाइट का वेवलेंथ जो होगा सबसे बड़ा होगा। वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स है किसको स्कैटर करेंगे, वॉयलेट को करेंगे, इंडिगो को करेंगे, ब्लू को करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी लाइट आ रहा है सारा कुछ स्कैटर हो जा रहा है। तो ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये भी क्या है, ब्लू के ही शेड्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जब स्कैटर हो जाता है तो हम लोगों को लगता है कि हमारा जो स्काई है दैट इज ब्लू इन कलर। इस वजह से हम लोगों को सारा कुछ ब्लू दिखता है, स्काई। ओके, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि जो सन होता है, सन सेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे हम लोगों को सन हल्का सा रेडिश क्यों दिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ पे, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। ये दोनों क्या है, सनसेट और सनराइज के टाइम का सन है। और ये वाला जो है एकदम ओवरहेड वाला, ये कब का है, जब दोपहर के टाइम का सन है, जब सन एकदम ओवरहेड है हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जब सन यहाँ पर है और सन की लाइट को यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, इसके लिए सन लाइट को यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे जब है सन तो सन की लाइट को ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो जब तीनों डिस्टेंसेस हैं, तीनों लगभग कैसे हैं, सेम है। ये थोड़ा सा सन मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, तो ये भी डिस्टेंस कैसा हो जाता था, सेम हो जाता था। ठीक है, एक्चुअली सेम ही होता है, लेकिन फर्क किससे पड़ता है, जब जितना टाइम या फिर जितना डिस्टेंस सनलाइट ट्रैवल करके आती है थ्रू एटमॉस्फेयर। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही इसने ट्रैवल किया, लेकिन इन दोनों के केस में क्या हुआ कि सनलाइट ने एटमॉस्फेयर में से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण क्या होता है कि ब्लू लाइट जो होती है, एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ब्लू लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। यहाँ पे भी ब्लू लाइट स्कैटर हो गई हर तरफ। हमारी तरफ आते आते सिर्फ जो रेड साइड की लाइट होती है, रेडिश, ऑरेंजिश, ये जो लाइट बचती है यही बचती है। तो हम लोगों को सन कैसा दिखता है, जब सन सेट होता है या फिर सन राइज होता है, उस टाइम पे हम लोगों को हल्का सा ऑरेंजिश, हल्का सा रेडिश कलर का सन दिखता है, क्योंकि यहाँ वाला जो स्पेक्ट्रम था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारा कुछ तो स्कैटर कर चुकी है। कौन, जो हमारी ये पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर चुके हैं। तो हमारे तक आते आते सिर्फ ये बचते हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर। इसलिए हम लोगों को सन कैसा दिखता है, हल्का सा रेडिश सा दिखता है, इस साइड में भी, इस साइड में भी। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है, तो ज़्यादा स्कैटरिंग न होने के कारण, किसकी, ब्लू कलर की, हम लोगों को सन का कुछ कलर में डिफरेंस या फिर सन रेडिश कलर का नहीं दिखता है। ओके, A person wants to read a book placed at 20 cm, whereas near point of his eyes is 30 cm. Calculate the power of the lens required. स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्वेश्चन से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है इसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या हो जाएगा, 1/v का वैल्यू कितना है, -30, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है,
20। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, अब यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 माइनस 20 अपॉन 3 2 6 और 2 zeros। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/600, 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/60। तो हम लोगों को ये किसका वैल्यू मिला है, 1/f का। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि f का वैल्यू कितना है, 60 है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है p का वैल्यू। p का वैल्यू कितना आता है, 100/f, जो आ जाएगा कितना, 100/60, यानी कि आ जाएगा 5/3 डायोप्टर। A person cannot see clearly beyond 30 centimeter. Suggest the lens. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को एक पर्सन के बारे में पूछा गया है जिसको बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर मैं उसकी आई ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उसको 30 सेंटीमीटर तक तो बढ़िया से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वो 30 सेंटीमीटर के आगे देखने की कोशिश करता है तो उसको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऑब्वियसली उसको यहाँ का भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि दिखना तो हम लोगों को 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 30 के बियॉन्ड दिखता है उसको नहीं दिखती हैं चीज़ें। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर उसको 30 सेंटीमीटर के बाद में का नहीं दिखता है, दैट मीन्स उसको क्या है, मायोपिया है। उसके लिए कौन सा लेंस लगता है हम लोगों को पता है, कॉनकेव लेंस लगता है। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग इमेज को ले लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, कि अगर इन्फिनिटी का भी ऑब्जेक्ट है तो भी उसको रेटिना पे फॉर्म होने के लिए इमेज को हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। 1/v का वैल्यू कितना, -30 माइनस 1/-इन्फिनिटी। अब ये जो चीज़ है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, 1/इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो ये क्या आ जाएगा, -1/30 सेंटीमीटर। ओके, तो f की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई है, -30। ठीक है, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स पावर। तो हम लोगों को पता है कि पावर हम लोगों को अगर डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो 100/f आ जाएगा, दैट इज 100/-30, दैट इज -3.33d। So this is your answer students and this is it for today's video lecture। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको अगर आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट थिंग, पढ़ने में आपको बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे फेनोमेनॉस की बात होती है जो कि इंटरेस्टिंग लगते हैं, और कंसेप्ट्स याद रखने के लिए आप लोगों को हार्ड नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, याद रखने में आसान है, बच्चे आसानी से इसको एग्जाम में जैसे का तैसा लिख सकते हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर से। तो बिल्कुल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को या फिर इस चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट को स्किप मत कीजिए, बढ़िया से स्टडी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।